तो आज हमें पढ़ना है अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम पैसा के बारे में पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है धन का विज्ञान। धन का विज्ञान मतलब धन क्या होता है? पैसा होता है। तो कहा जाता है अर्थव्यवस्था एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पैसा कौड़ी की बात कहते हैं, ठीक है। उसमें आपकी किसी एक खास व्यक्ति की पैसा की बात किया जाएगा, किसी राज्य की पैसा की बात किया जाएगा, या फिर किसी देश की पैसा की बात किया जाएगा। तो इसी में क्या अर्थव्यवस्था में हमें आज पढ़ना है एक चैप्टर जिसका नाम है क्या? राष्ट्रीय आय, राज्य एवं राष्ट्रीय आय। क्या पढ़ना है हमें? एक चैप्टर जिसका नाम क्या है? राज्य एवं राष्ट्रीय आय पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि अपने राज्य एवं राष्ट्रीय आय के बारे में। इसमें पढ़ना है क्या आपको? तो रुपये आय समझना। आय क्या होता है? आय क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कोई मेहनत करता है तो मेहनत करने के बाद जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है, ठीक है ना, श्रम करता है, कोई काम करता है, तो काम करने के बदले उसे जो पैसा प्रदान किया जाता है, उसे काम करने के बदले जो पैसा प्रदान किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? आय कहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है? आय क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति अब यदि श्रम करता है, मेहनत करता है या फिर कोई काम करता है, ठीक है ना, और उस काम के बदले जब उसे राशि प्रदान किया जाता है, जो पैसा प्रदान किया जाता है, उसी पैसे को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति की आय कहते हैं। समझ गया ना। अब देखिए यहाँ पर आपको कहना राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय क्या होता है कि राष्ट्रीय आय राष्ट्र की आय होता है, मतलब एक देश की आय। तो देश की आय क्या होता है? तो कहता है राष्ट्रीय आय में कि जब किसी देश की सीमा के अंदर क्या होता है? जब किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम नहीं, ऐसे कहता है कि किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं क्या होता है? वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या होता है? राष्ट्रीय आय। किसी भी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन नेट राष्ट्रीय आय क्या होता है? ठीक है ना। नेट राष्ट्रीय आय के हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? ये आय क्या होता है? तो कहता है कि अपने देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य प्लस मतलब उसके साथ आपके देश के बाहर, आपके देश के व्यक्ति जो बाहर में विदेश जाके कमाते हैं उसकी आय को जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से किसकी आय को घटा देते हैं? जो विदेश के व्यक्ति आपके देश में आकर के काम कर रहे हैं, आपके देश से जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को घटा देते हैं। क्या होता है? आपकी देश की सीमा के अंदर उत्पादित सेवाओं के मूल्य, सेवाओं का अंतिम मूल्य प्लस जो आपके देश के व्यक्ति विदेश में जाकर पैसा कमाते हैं वो हो गया, ठीक है ना। अब माइनस क्या हो जाएगा? जो विदेश के व्यक्ति आपके यहाँ आकर पैसा कमाते हैं, ठीक है। इस पूरे आंकड़ा को एकत्रित करेंगे तो आपको क्या मिलता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपको? शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब ये क्या है? अब पढ़ना है वो क्या है? आय पढ़ना है, ठीक है ना। आय क्या है? तब कह रहा है कि हम देखते हैं, क्या कह रहा है कि हम देखते हैं, एक मिनट, कह रहा है कि हम सभी देखते हैं, क्या कहते हैं? हम सभी देखते हैं कि समाज का हर व्यक्ति क्या होता है? हम सभी क्या देखते हैं कि समाज का हर व्यक्ति, ठीक है ना, परिश्रम द्वारा जो धन अर्जित करता है। हम सभी क्या देखते हैं कि समाज का हर व्यक्ति अपने परिश्रम द्वारा जो धन अर्जित, अभी बताया ना कि समाज का हर व्यक्ति जो अपना मेहनत करता है उसके बदले जो धन अर्जित करता है वह अर्जित संपत्ति क्या, वह अर्जित संपत्ति को आय मानी जाती है। जो संपत्ति अर्जित करती है, जो संपत्ति प्राप्त करती है उसी को क्या कहते हैं? आय मानी जाती है। कहा जाता है व्यक्ति को प्राप्त होने वाला आय या मौद्रिक के रूप में है, ठीक है ना। कह रहा है कि व्यक्ति को प्राप्त होने वाला आय मौद्रिक या फिर वस्तु के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। कह रहा है कि व्यक्ति को जो आय प्राप्त होता है वो पैसा के रूप में होगा या फिर वस्तु के रूप में होगा। या तो उस व्यक्ति को काम के बदले कोई वस्तु दे दिया जाएगा या फिर काम के बदले कोई पैसा दिया जाएगा। कह रहा है कि अर्जित संपत्ति का मौद्रिक
अभिव्यक्ति आय में होती है। कह रहा है कि जो संपत्ति अर्जित की जाती है काम के बदले, उस संपत्ति को क्या कहते हैं? आय कहते हैं, चाहे वो वस्तु हो या फिर क्या हो, मुद्रा हो। जो काम के बदले जो संपत्ति अर्जित की जाती है उसे आय कहते हैं, चाहे वो वस्तु हो या फिर मुद्रा हो। ठीक है ना। लोगों के द्वारा अपने परिश्रम के फल स्वरूप जो धन अथवा संपत्ति प्राप्त होती है उसे हम आय के रूप में व्यक्त करते हैं। कह रहा है कि लोगों के द्वारा अपने परिश्रम के फल स्वरूप जो धन या संपत्ति प्राप्त होती है उसे हम आय के रूप में व्यक्त करते हैं। कह रहा है कि लोगों के द्वारा परिश्रम करने के बदले जो संपत्ति एवं आय प्राप्त होती है उस संपत्ति को ही हम क्या कहते हैं? आपको आय कहते हैं। ठीक है ना। अब किसी भी अर्थव्यवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसके नागरिकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आय ही क्या होती है? संपन्नता अथवा विपन्नता का प्रतीक होता है। कह रहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसके नागरिकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आय, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसके नागरिकों की व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति की आय एवं सामाजिक आय मतलब पूरे समाज की आय। ठीक है ना। क्या होता है? आय जो होता है संपन्नता एवं विपन्नता, मतलब संपन्न मतलब कि वो बतलाता है कि आपके जो देश में व्यक्ति गरीब हैं न अमीर है। संपन्न मतलब क्या होता है? अमीर है मतलब अच्छे खासे पैसे वाले हैं, या विपन्न मतलब या गरीब हैं। मतलब आपके देश के नागरिकों की आय बतलाता है कि आपके देश के नागरिक गरीब हैं या फिर अमीर हैं। संपन्न मतलब क्या होता है? आपका अमीर होता है मतलब पैसे वाले लोग। और विपन्न मतलब क्या होते हैं? गरीब लोग जिनके पास पैसा कम होता है। कहे कि आय वह मापदंड है, क्या कह रहा है? आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश की आय, ठीक है, कह रहा है कि आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। जिसके द्वारा क्या किया जाता है? देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है कि हमारा देश विकास किया है कि नहीं किया है। या फिर जो देश पूरा दुनिया के देश जब आंकड़ा निकालता है तो आपके देश को आय के आधार पर ही बतलाता है कि आपका देश विकास किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है ना। और आपके व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है कि आपका व्यक्ति का आय कितना है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का। कहे कि देश अथवा राज्य, कहे कि देश अथवा राज्य को आय के आधार पर ही उसके विकसित एवं विकासशील श्रेणी में रखा जाता है। कहे किसी भी देश एवं उसके राज्य को उसके आय के आधार पर, किसके आधार पर? उसके आय के आधार पर ही विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है कि वो विकसित देश है या फिर क्या है? वो विकासशील देश है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? विकसित देश है या फिर विकासशील। किसी भी देश एवं राज्य के पास जितना आय होता है उस आय के आधार पर बताया जाता है कि वो आय जो है विकसित है या फिर विकासशील है। कह रहा है कि विकसित मतलब क्या होता है? विकसित क्या होता है? विकसित क्या होता है? जो विकसित हो गया है, ठीक है ना, जो कि आप बहुत ज़्यादा विकास कर लिया। विकासशील मतलब क्या होता है? कि जो विकास कर रहा है। ठीक है ना। एक विकसित होता है, एक विकासशील होता है, एक अल्प विकसित होता है। तो देखिए, विकसित मतलब जो देश बहुत ज़्यादा विकसित है, उसमें हर एक प्रकार की सुख सुविधा है जनताओं के लिए। विकासशील मतलब देखिए, विकसित देश कौन आता है? बहुत ज़्यादा छोटे छोटे देश, जैसा नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया। ठीक है ना। ये सब जो देश हो गया, चाहे तक अमेरिका भी माना जाता है कि विकसित देश में आता है। ठीक है ना। तो नॉर्वे, स्वीडन, अमेरिका सब क्या हो गया? विकसित देश में आ गया। अब विकासशील देश में कौन आता है? आपका देश मतलब हमारा भारत देश आ गया। मतलब हमारा जो भारत देश है क्या आपका? विकासशील देश। अभी क्या विकास के राह पर चल रहा है। ठीक है ना। और अल्प विकसित क्या होता है? जो भारत में भी जो एकदम गरीब होता है, जहाँ के व्यक्ति के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं, बहुत कम होते हैं, एक वक्त की रोटी ही खा पाते हैं। ठीक है ना। वो उनको क्या कहा जाता है? अल्प विकसित कहा जाता है। अल्प विकसित मतलब कि अभी उसको बहुत ज़्यादा विकास की आवश्यकता पड़ता है। यहाँ पर 3 आधार बात है, एक विकसित, एक विकासशील एवं अल्प विकसित। विकसित मतलब बहुत ज़्यादा जो विकास कर लिया है। ठीक है ना। विकासशील मतलब जो भी विकास कर रहा है, और अल्प विकसित मतलब जो बहुत ज़्यादा भी गरीब है। अब कह रहा है भारत के राज्यों में गोवा, कह रहा है भारत के राज्यों में गोवा, दिल्ली और हरियाणा आय के आधार पर समृद्ध माने जाते हैं। कह रहा है कि भारत के राज्यों में अगर देखा जाए तो भारत के राज्यों में आपका क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा और हरियाणा। गोवा, दिल्ली और हरियाणा जो है आय के आधार पर समृद्ध माने जाते हैं, मतलब अच्छे माने जाते हैं। ये अच्छे यहाँ के व्यक्ति क्या होते हैं? अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं। वहीं दूसरी ओर आय के आधार पर, वहीं दूसरी ओर आय के आधार पर जहाँ बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये क्या है? विकास की निचली श्रेणी के राज्य माने जाते हैं।
कह रहा है कि आपका बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है, विकास की निचली श्रेणी में माने जाते हैं, मतलब ये सबसे अभी क्या विकास कर रहे हैं और ये सबसे अभी गरीब है। भारत में सबसे गरीब में कौन माना जाता है आपका? बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ठीक है ना। क्या कह रहा है? बिहार में आपको सबसे गरीब कौन माना जाता है? बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ठीक है ना। और अमीर में कौन माना जाता है आपका? गोवा, दिल्ली और हरियाणा, ठीक है। कह रहा है कि इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार विश्व के देशों में, कह रहा है इसी प्रकार विश्व के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब जिसको अमेरिका आप कहते हैं, और कौन? जापान, ठीक है। जैसे देश को समृद्ध माना जाता है। क्या माना जाता है? समृद्ध माना जाता है, मतलब अच्छे पैसे वाले हैं। और भारत को विकास के निचले पाए पर, मतलब पाए के आधार पर कहा जाता है। और भारत को निचले पायदान पर रखा जाता है, मतलब ये भी क्या कर रहा है? विकास कर रहा है, ठीक है ना। यह एक अलग बात है, यह एक अलग बात है कि विगत वर्षों में विकास के दर के कारण भारत तेजी से समृद्धि के श्रेणी में आ गया। यह एक अलग बात है कि विकास जो है पिछले कुछ वर्षों में है, मतलब बहुत ज़्यादा विकास किया है, मतलब बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया, ठीक है ना। अब क्या है? भारत जो है बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया, ठीक है। अब देखिए आय का यहाँ परिभाषा है, क्या लिखा है यहाँ पर? आय की आपको परिभाषा लिखा कह रहा है कि आय क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है। क्या करता है? कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, शारीरिक मतलब क्या हो जाएगा? अपना मेहनत करिएगा, ठीक है ना, खेती करना, ठीक है ना। और कोई उद्योग में काम कर रहा है तो शारीरिक काम हो गया, ठीक है ना। और कोई सेना अगर बॉर्डर पर सुरक्षा करें तो शारीरिक काम हो गया, ठीक है ना। और क्या होता है? या फिर डॉक्टर का इलाज करना, या डॉक्टर का ऑपरेशन करना, ठीक है ना। ये भी, इसमें भी शारीरिक आता है, इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब मानसिक कार्य कौन होता है? मानसिक कार्य मानते किसी ऑफिसर का काम, ठीक है ना, जो बैठ करके अपना सिर्फ सोच विचार का फैसला लेते हैं, या फिर किसी टीचर का काम जो सिर्फ क्या करते हैं? पढ़ाने का काम करते हैं। ये सब क्या होगा? मानसिक काम हो गया। शारीरिक का मतलब जो शरीर के द्वारा किया जाता है, मानसिक काम मतलब जो दिमाग के द्वारा किया जाता है, समझ में आ गया। शारीरिक काम मतलब जो क्या है आपका शरीर के प्रयोग से किया जाता है, ठीक है ना। पूरे शरीर, हाथ पैर सब प्रयोग से किया जाता है, जैसे दौड़ना, धूपना, खेती करना, उद्योगों में काम करना, ये सब शारीरिक काम हो गया। अब मानसिक काम क्या होता है? जिसको दिमाग का प्रयोग किया, जिसमें दिमाग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो कोई कहेगा कि शारीरिक और मानसिक कार्य है, और उस कार्यों के बदले, और क्या कर रहा है कि उस कार्यों के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है, मतलब पारिश्रमिक मतलब धन कह रहा है, मतलब उस काम के बदले जो पारिश्रमिक मतलब जो धन मिलता है, उसे उस व्यक्ति का क्या कहा जाता है? आय कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति काम करते हैं, चाहे वो शारीरिक काम हो या फिर मानसिक काम हो, ठीक है ना, तो उस काम के बदले उसे जो पारिश्रमिक मिलता है, मतलब पारिश्रमिक मतलब धन होता है, उस धन को हम क्या कहते हैं? हम आय कहते हैं। अब आगे क्या है? कह रहा है कि जिस प्रकार वस्तु और सेवा, क्या करें कि जिस प्रकार वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के क्षेत्र में हम देखते हैं, जिस प्रकार वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में देखते हैं कि भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में है, ठीक है। जैसे हम क्या है कि जिस प्रकार हम वस्तु या सेवाओं के उत्पादन के रूप में देखते हैं कि भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में है, जो भूमि का जो पारिश्रमिक होता है लगान के रूप में है, और श्रम का पारिश्रमिक जो होता है मजदूरी के रूप में है। अब भूमि से क्या किया जाता है? लगान दिया जाता है, और श्रम से क्या, श्रम पारिश्रमिक के बदले क्या दिया जाता है? मजदूरी के रूप में है, ठीक है। अब पूंजी पारिश्रमिक ब्याज के रूप में है, मतलब अगर पूंजी है लेकिन मतलब क्या है, अगर जमीन है तो उसे लगान दिया जाएगा। श्रम है, ठीक है ना, तो उसे मजदूरी, अगर मेहनत कीजिएगा तो आपको मजदूरी दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर पूंजी है तो पूंजी पर क्या है? ब्याज। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति शेयर बाजार या फिर अपना पूंजी लगाया है, बिजनेस चालू किया, ठीक है ना। तो बिजनेस चालू किया तो उसको जो फायदा होगा वो क्या होगा? उसको ब्याज होगा, ठीक है ना, ब्याज है, ठीक है। अपनी तरह के व्यवस्थापक या पारिश्रमिक वेतन, व्यवस्थापक एवं पारिश्रमिक वेतन के रूप में, एवं उद्यमी एवं पारिश्रमिक लाभ एवं हानि के रूप में क्या होता है? आय को प्रकट किया जाता है। मतलब आय को बहुत रूपों में प्रकट किया जाता है। पहला एक आपका लगान के रूप में हो गया, ठीक है ना। जैसे आपका खेती से, भूमि से लगान लिया जाता है, पर्यावरण समय लगान लिया जाता था। आज भी आपका टैक्स दिया जाता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि आपका श्रम आपका जो मेहनत करते हैं, आप जो मेहनत करते हैं उससे मेहनत से जो मजदूरी दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, उसमें मजदूरी करते हैं। फिर क्या पूंजी, आप अपना पूंजी, आज क्या होता है कि लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, फिर क्या उससे ब्याज मिलता है। या फिर लोग अपना बिजनेस चालू करते हैं, उस बिजनेस के बदले फिर उनको जो फायदा मिलता है उसे क्या कहते हैं? ब्याज मिलता है।
फिर क्या कह रहा है व्यवस्थापक या पारिश्रमिक का वेतन, और जो भी व्यवस्थापक है मतलब कोई संस्था चालू किया है, ठीक है, या फिर जो मेहनत कर रहा है उसको जो वेतन मिलेगा, मतलब कोई अधिकारी हो गया उसको जो वेतन मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, उद्यमी एवं पारिश्रमिक लाभ, या फिर जो उद्यमी है, फिर मेहनती व्यक्ति है या जो काम कर रहा है उसको जो लाभ या हानि होगा सब वो क्या कहता है एक आय के रूप में प्रकट किया जाता है, सब वो क्या कहते हैं एक आय के रूप में प्रकट किया जाता है। अब देखिए आय क्या पढ़ना है आपको, बिहार की आय पढ़ना है। अब आपको क्या पढ़ना है, आपको बिहार की आय पढ़ना है। आप तो आय पढ़ लिए, अब आपको बिहार की आय में पढ़ना है। कह कि बिहार अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा हुआ राज्य है। क्या कह रहा है कि बिहार जो है अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा हुआ क्या है राज्य है, ठीक है ना, जहाँ गरीबी की व्यापक प्रवृत्ति निरंतर है। कह रहा है कि जहाँ गरीबी की व्यापक प्रवृत्ति क्या है, निरंतर है, ठीक है, मौजूद रही है। क्या है, यहाँ पर क्या है, बिहार एक अत्यधिक गरीब एवं पिछड़ा राज्य है पहले से है, ठीक है ना। लेकिन प्राचीन समय बिहार बहुत संपन्न राज्य था। यही वो साम्राज्य है, यही वो राज्य है जहाँ पाटलिपुत्र हुआ करता था, मगध हुआ करता था, जो पूरी दुनिया में अपना अस्तित्व अपने इतिहास को बरकरार किए हुए थे, ठीक है ना। आज भी पूरी दुनिया के लोग पाटलिपुत्र और मगध को जानते हैं, लेकिन आज बिहार की स्थिति क्या हो गई है, गरीब और पिछड़े रूप में गिनी जाती है, जहाँ गरीबी और व्यापक प्रवृत्ति निरंतर मौजूद रहते हैं। कहाँ यहाँ क्या है कि गरीबी और व्यापक प्रवृत्ति क्या है, निरंतर यहाँ मौजूद रहते हैं, ठीक है ना। देश में निर्धनता अनुपात के आंकड़े में योजना आयोग ने मार्च 2009 में जारी किया, ठीक है। मैं देश में क्या किया, निर्धनता अनुपात जारी किया किसने, योजना आयोग ने। कब तक, 2009 में, ठीक है ना। इस आंकड़ों के अनुसार क्या है, इस आंकड़ों के अनुसार बिहार पूरे देश में उड़ीसा राज्य के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। क्या कह रहा है कि जब ये आंकड़ा गरीबी का जो आंकड़ा जारी हुआ, मानी निर्धनता का आंकड़ा जारी हुआ, तो देश में सबसे ज़्यादा गरीब कौन निकला, उड़ीसा निकला। लेकिन उड़ीसा के बाद जो दूसरा नंबर पर देश में सबसे ज़्यादा गरीब था वो कौन निकला, आपका बिहार गरीब निकला। कौन निकला, उड़ीसा के बाद जो देश में सबसे ज़्यादा गरीब राज्य था, दूसरा स्थान पर कौन था, वो बिहार था। यहाँ की 41.4% आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे बसर करती है। कह रहा है कि बिहार के 41.4% आबादी जो है ना, क्या गरीबी रेखा, मतलब गरीबी रेखा में है, ठीक है ना, गरीब है, ठीक है। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में न्यूनतम है। कह रहा है कि बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय मतलब किसी एक व्यक्ति की आय को पता किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, एक व्यक्ति मतलब पूरे देश की प्रत्येक व्यक्ति की आय की गणना औसत रूप में किया जाता है, फिर प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है, ठीक है ना। मतलब कैसे निकाला जाएगा, पहले क्या किया जाएगा, पूरे देश की आय निकाला जाएगा, ठीक है ना। आगे है इसमें प्रति व्यक्ति आय पढ़ने के लिए ना, पिछले चैप्टर था प्रति व्यक्ति आय पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाएगा, पूरे देश की आय, ठीक है ना। बढ़ते में क्या करेंगे, पूरे देश की जनसंख्या, क्या करेंगे प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए, पूरे देश की आय जितना आय हो गया, ठीक है ना, उसमें पूरे देश की जनसंख्या से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में न्यूनतम है, ठीक है ना, किसका, बिहार का, जिसके चलते बचत निम्न स्तर पर है। क्या का मान लेते हैं यहाँ का आपका अगर आय ही कम है राज्य का, तो यहाँ बचत क्या होगा, बचत एकदम ना के बराबर होगा। जब आपके यहाँ अधिक पैसा कमाएगा लोग तब ना वो बचाएगा, यहाँ कम पैसा कमाता है लोग, वो अपना उपयोग नहीं कर लेता है, उपयोग नहीं कर लेता, उसका पैसा खत्म हो जाता है, तो यहाँ बचत बहुत कम है। कम बचत के कारण क्या करें, कम बचत के कारण पूंजी निर्माण दर कम होता है। कह रहा है कि यहाँ कम बचत के कारण क्या है, यहाँ पूंजी निर्माण दर क्या है, कम होता है, यहाँ पूंजी का कम निर्माण होता है, वो अपना पूंजी नहीं बचा पाते हैं, पूंजी का निर्माण नहीं कर पाते हैं। कम पूंजी निर्माण दर के कारण विनियोग की कमी है, ठीक है। कम पूंजी निर्माण के दर के कारण क्या है, विनियोग की कमी है, जिसके परिणाम से बिहार में प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रही है, ठीक है ना। यहाँ विनियोग कमी मतलब यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर लोग मजदूर हैं, किसान हैं, ठीक है ना, जिसके परिणाम से बिहार के प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है, ठीक है ना। और जिसके कारण जो है बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय जो है एकदम निम्न स्तर पर कायम रहती है, मतलब बहुत निम्न स्तर, मतलब बहुत जो है कम रहती है, जिसके कारण बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत कम रहती है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो आय होती है उतनी नहीं है, वो अपने आय को बचा करके पूंजी के रूप में परिवर्तित कर सकें। जब आय बचेगा ही नहीं तो उनका आय जो कमाएंगे वो क्या हो जाए, पूरे अपना उपयोग में ले लेंगे, ठीक है ना, जो नहीं बच पाएगा, ठीक है। अगर नहीं बच पाएगा तो उनका पूंजी निर्माण नहीं होगा, अब पूंजी निर्माण नहीं होगा तो उनका क्या हो जाए, प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, ऐसे ही कम रहेगा। कह रहा है कि परिणाम से बिहार प्रति व्यक्ति आय क्या पुनः क्या है कि निम्न स्तर पर कायम रही है, ठीक है ना।
ठीक इसके विपरीत क्या कह रहा है कि ठीक इसके विपरीत भारत में विकसित राज्यों जैसे गोवा, दिल्ली, ठीक है, जहाँ के प्रति व्यक्ति आय ऊंचे कह रहा है कि बिहार के विपरीत में, बिहार के विपरीत क्या पर गोवा है, दिल्ली है, ठीक है ना, जहाँ के प्रति व्यक्ति आय क्या है बहुत अधिक, मतलब वहाँ के व्यक्ति जो है बहुत अधिक पैसे कमाते हैं। अब गोवा, दिल्ली के व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत अधिक क्या है पैसे कमाते हैं, ठीक है। जैसे बचत एवं क्या कह रहा है, तो बचत एवं विनियोग अधिक है तरह के। अब देखिए, अब गोवा, दिल्ली के व्यक्ति अधिक पैसे कमाएंगे तो अधिक पैसे बचाएंगे, ठीक है ना, तथा पूंजी निर्माण दर ऊंचा है, तथा क्या यहाँ के लोगों का पूंजी निर्माण दर ऊंचा, पैसा बचेगा तब ना पूंजी निर्माण करेंगे, अपना धन बनाएंगे, धन इकट्ठा करेंगे, नया नया वस्तु खरीदेंगे, नया नया जमीन खरीदेंगे, नया नया कंपनियां लगाएंगे, ठीक है ना। अब जब किसी व्यक्ति के पास पैसा बच ही नहीं रहा है तो कहाँ से अपना पूंजी निर्माण करेगा, कहाँ से अपना कंपनी चालू करेगा, कहाँ से अपना बिजनेस चालू करेगा। अब पूंजी नहीं रहता है, मतलब पैसा नहीं बचता है, नहीं बचने के कारण क्या होता है, उनका अपना बिजनेस, अपना पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हर वर्ष प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होती जाती है। कह रहा है कि गोवा और ये सब जो राज्य है, ठीक है ना, यहाँ की जो हर वर्ष प्रति व्यक्ति आय जो है क्या होती है, वृद्धि होती जाती है, ठीक है। समानता हम यह जानते हैं कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है। कहता है कि हम यह जानते हैं कि किसी भी देश में गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है, मतलब पहले से गरीबी रहेगा तो क्या हो जाएगा, गरीबी को जन्म देगा। इस कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डैगनर नरकस ने गरीबी के कुचक्र के रूप में व्यवस्थित किया है। कह रहा है कि इस कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डैगनर नरकस ने गरीबी के कुचक्र, गरीबी के जो सर्कल है के रूप में व्यक्त किया था। मतलब जो डैगनर नरकस बताया था कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है, ठीक है ना, मतलब एक गरीब है, ठीक है, तो उसके बाद फिर दूसरा परिवार आएगा गरीब है, मतलब एक गरीब है तो क्या कमा रहा है, ठीक है ना, अपना परिवार का निर्वहन कर रहा है, परिवार को चला रहा है, ठीक है। अब उसका जो अगला पीढ़ी आएगा वो भी क्या करेगा, गरीब रहेगा तो उसको अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा, अच्छा खान पान नहीं मिलेगा, ठीक है ना, अब अच्छा जीवन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अच्छा काम नहीं कर पाएगा तो वो भी क्या, वो भी मजदूर बन जाएगा, तो फिर गरीबी आ जाएगा। लेकिन आज क्या हो गया कि अब धीरे धीरे क्या परिवर्तन हो रहा है, अब गरीबी से भी लोग निकल करके ऊंचे ऊंचे पद पे जा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर उनको ऐसा मौका मिल जाता है तो, अगर जिसको मौका नहीं मिल पाता है बाहर निकलने का या फिर अच्छे पढ़ाई करने का, ठीक है, तो वो क्या गरीब ही रह जाते हैं। इसीलिए डैगनर नरकस बोलते हैं कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है, पहले से जो गरीबी है आने वाले गरीबी का वही कारण है, ठीक है ना। जिसका सार यह है कि गरीबी इसलिए गरीब है क्योंकि उसमें गरीब है। कल है कि जिसका सार यह है कि गरीब इसलिए गरीब है कि उनमें गरीब है, गरीबी के कारण उनकी आय कम है, ठीक है, अशिक्षा है, तो देखें अशिक्षा है, अज्ञानता है, ठीक है, बच्चों की पैदाइश अधिक है, ठीक है ना। और कहने का मतलब गरीब इसलिए है क्योंकि उनमें क्या आय कम है, वो अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है, अज्ञान है, अज्ञानता के कारण वो अधिक संख्या में बच्चे वो जन्म दे देते हैं, ठीक है ना, उनकी संतानें बहुत ज़्यादा हो जाती है, पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। मगर वो अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपना समझेंगे कि नहीं हमको कम संतान रखना है, जिसके कारण क्या हमारा परिवार छोटा रहेगा और अच्छा खुश रहेगा, ठीक है। अब वो अशिक्षित रहते हैं उनको मालूम नहीं होता है, फलस्वरूप उनकी उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। कहने का मतलब इस पीढ़ी में मान लेते हैं 4 परिवार है, ठीक है, अगले आने वाले पीढ़ी में वो गरीब है, ठीक है, पहले तो पैसा ही कमी है, ठीक है, दूसरा बात उनका शिक्षा नहीं तो अज्ञानता है तो क्या हो जाएगा, उनके परिवार की जनसंख्या बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उनके कम पूंजी, पैसा तो उतना ही रहेगा जितना कमाते हैं, लेकिन उनका पैसा जो है अधिक परिवार में बच जाएगा, जिस कारण उनकी जो गरीबी क्या हो जाएगी, एक कुचक्र के रूप में क्या हो जाएगी, घूमते जाएगी, और क्या हो जाएगा वो दिन पर दिन और क्या है वो गरीब होते ही जाएंगे, कुचक्र का क्या हो जाएगा, अनवरत चलता रहता है। और इसका अर्थ यह है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। इसीलिए डैगनर आसन करते हैं गरीबी ही क्या गरीबी को जन्म देता है। देखिए अब क्या है, उच्चतम प्रति व्यक्ति, यहाँ का लिख रहा है उच्चतम प्रति व्यक्ति है, ठीक है, तो अगर उच्चतम प्रति व्यक्ति आ जाएगा तो क्या होगा, पूंजी दर्ज का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, जैसे गोवा राज्य का हो गया, और अधिक बचत होगा। उच्चतम प्रति व्यक्ति आ रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पूंजी का निर्माण होगा, ठीक है ना, आपका जैसे गोवा राज्य में ऐसा होता है, और क्या हो जाएगा, बचत होगा, ठीक है, अगर बचत होगा तो क्या करेंगे, पूंजी का निर्माण करेंगे। देखिए यहाँ कैसे आ रहा है, आपका यहाँ पर उच्चतम प्रति व्यक्ति है,
यहाँ पर अधिक बचत होगा, ठीक है ना। अधिक बचत होगा तो अधिक विनियोग करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, अधिक ये विनियोग करेंगे, ठीक है ना। अधिक विनियोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उच्चतम पूंजी का निर्माण होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर उच्चतम पूंजी का निर्माण होगा। ठीक है, निम्न प्रति व्यक्ति, अगर निम्न प्रति व्यक्ति आए हैं यहाँ पर तो क्या होगा, निम्न बचत, पैसा कम बचेगा, बचेगा तो क्या, विनियोग कम करेंगे, ठीक है ना। अब विनियोग कर कम करेंगे तो पूंजी का निर्माण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसा कौन है, बिहार है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि भारत के सभी 28 राज्यों में, देखिए कह रहा है भारत के सभी 28 राज्यों में एवं यहाँ लिखा है 7 केंद्र शासित प्रदेश, आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है, आपका चंडीगढ़ का। कह रहा है कि भारत के 28 राज्यों में एवं अब 7 नहीं, अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश में आपकी चंडीगढ़ जो है ना, पंजाब के पास जो चंडीगढ़ है, उसमें जो प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है। तथा इस मामले में शीर्ष स्थान विगत 5 वर्षों में बनाए हुए हैं। जो आपका चंडीगढ़ जो है 5 वर्षों से लगातार जो है इस मामले में मतलब उच्चतम प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में क्या है, शीर्ष स्थान पर पकड़े हुए, ठीक है ना। और देश के आय में मानक को निर्धारण करने वाली एक संस्था जिसे कह रहा है कि देश के आय के मानक को निर्धारण करने वाली, अब ये समझिए कि आपके देश के 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे उच्चतम प्रति व्यक्ति आय किसकी है, तो आपकी चंडीगढ़ की है, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि देश के आय एवं मानक को निर्धारित करने में, देश की आय का निर्धारण कौन करता है, कोई ऐसा संस्था होगा ना जो आपके देश में क्या करता है कि आय का निर्धारण करता है। तो वही कर रहा है कि अपने देश में आय का निर्धारण कौन करता है। तो अब हम इतना ही रहने देते हैं, ऐसे वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये पढ़ाई देते हैं देश में आय का निर्धारण कौन करेगा, ठीक है ना। तो कह कि देश में आय का निर्धारण कौन करेगा, तो कह रहा है कि डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक, कह रहा है कि डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। कह रहा है कि डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कैसे, भारत में आय का निर्धारण, मतलब यही बताते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और कौन सा राज्य गरीब है, कौन सा राज्य क्या है, अमीर है। उसके द्वारा 16 सितंबर 2008 कह रहा है कि उसके द्वारा 16 सितंबर 2008 को जारी किए गए इस आंकड़े के अनुसार सन 2006-07 में चंडीगढ़ की प्रति व्यक्ति आय क्या थी 70,361 रुपये थी। कह रहा है कि जो आपका डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स जो आंकड़ा निर्धारित करता है आपके देश प्रति व्यक्ति आय, या फिर कौन राज्य अमीर है, कौन राज्य गरीब है, ये बतलाने काम करता है। इसने 16 सितंबर 2008 को बताया, ठीक है ना, कि 2006-07 में चंडीगढ़ की जो प्रति व्यक्ति आय कितना थी आपका 70,361 थी, ठीक है। जबकि देश के केवल 28 राज्यों की चर्चा करें तो इसमें सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है, आपका राज्य गोवा एवं दिल्ली को बताया गया। लेकिन क्या कह रहा है कि देश के अगर 28 राज्यों की चर्चा करें तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है, गोवा है और दिल्ली का, ठीक है ना। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किसका, आपका गोवा और दिल्ली का है, 28 राज्यों का चर्चा किया जाए, ठीक है ना। निर्देशालय के ताज़ा आंकड़ों के निर्देशालय जो आपका है डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके ताज़ा आंकड़ों के अनुसार गोवा में प्रति व्यक्ति आय 54,000, क्या कर रहा है, गोवा में प्रति व्यक्ति आय क्या है 54,850 रुपये, क्या करें 54,850 रुपये। दिल्ली में क्या है 50,565 रुपये बताई गई, ठीक है। और तीसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन आता है, आपका हरियाणा आता है। तीसरे स्थान पर कौन आता है, हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया। तीसरे स्थान में कौन आया, हरियाणा आगे, किसको पीछे छोड़कर, आपको पंजाब को पीछे छोड़ दिया, किसको पीछे छोड़कर, पंजाब को पीछे छोड़ दिया। करेक्ट, हमारे सबसे ज़्यादा देखिए अगर देखा जाए तो पूरे देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है, चंडीगढ़ का है, ठीक है। अगर 28 राज्यों में देखा जाए, देखिए दिल्ली 28 राज्य पहले की बात कर रहे हैं, तो जो 28 राज्यों में बात किया जाए तो सबसे अधिक किसका है, आपका सबसे अधिक है आपका क्या है, किसका, आपका दिल्ली का, ठीक है। सबसे अधिक आपका गोवा का है, ठीक है 54,850। उसके बाद किसका, दिल्ली का है 50,000, ठीक है ना, 565, ठीक है। आज तीसरा स्थान किसका आता है, तीसरा स्थान आपका आता है इसका हरियाणा का, क्योंकि हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। कल 2008-09 में बिहार में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मतलब बिहार में किसने, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के अनुसार 11.03% राष्ट्रीय आय वृद्धि हुई है। बिहार में राष्ट्रीय आय में कितना वृद्धि हुआ है, 11.03% राष्ट्रीय आय में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है।
जो गुजरात 11.05% के बाद दूसरा स्थान पर, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि बिहार में जो राष्ट्रीय आय में कितना वृद्धि हुआ है 11.03%, ठीक है ना। आपका गुजरात में कितना है आपका 11.05%। गुजरात के बाद जो है बिहार का स्थान दूसरा है। सबसे ज़्यादा आपको वृद्धि कहाँ हुआ गुजरात में। इस तरह से बिहार भी पिछड़ापन का चोला पर त्याग कर क्या विकास कर रहा है। इस तरह से क्या बिहार भी क्या है पिछड़ापन का चोला त्याग कर पिछड़ापन कर क्या कर रहा है विकास कर रहा है। आओ अब जान इसमें देख लेते हैं क्या कर रहा है। निदेशालय की इस रिपोर्ट के अनुसार 2008-09 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना थी तो 25,494 था। क्या है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो है उसने रिपोर्ट दिया है संस्था ने कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2008 में कितना था 25,494 था, ठीक है। जबकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना था 2005-06 में तो 6,610 था। तो जैसे प्रति व्यक्ति आय कितना था आपका 25,494 था, जबकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था 6,610 बताया था, ठीक है। बिहार के कुल 38 जिलों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय क्या है। बिहार के कुल जो 38 जिला है उसमें सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है तो पटना का है, ठीक है। और न्यूनतम किसका है तो आपका शिवहर का। कह रहा है कि अगर बिहार में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अमीर जिला कौन है या फिर सबसे ज़्यादा पैसे वाला जिला कौन है जहाँ पर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा सबसे पैसे वाला सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला कौन है पटना है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वह कौन है शिवहर। तो आज हम अपने वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, ठीक है ना। अब इससे आगे जो है अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम यहाँ